अरे आजकल मौसम यार एकदम गजब होके रखा हुआ है। ये जो अभी की वीडियो इससे पहले चल रही थी या अभी जस्ट हवा चल रही है घर के बाहर, एकदम गजब करके हवा चल रही है। अभी क्या हाल है? आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में। इस चीज़ के ऊपर वीडियोस बनाना मेरा जो है ना, इस चैनल को बनाने का जो है ना मेन मकसद था, फाइनेंस के ऊपर वीडियोस बनाने का। क्योंकि पर्सनली मैं पिछले 3 या 4 सालों से इस चीज़ के अंदर घुसा पड़ा हूँ कि अपने फाइनेंस को मैं कैसे संभाल सकता हूँ। और तो मैं तुम्हारे रेफरेंस के लिए बता दूँ, मैं एक टाइम पे ऐसा इंसान रह चुका हूँ जो हद से ज़्यादा खर्चा करता था। मतलब मेरे तुम वॉलेट में जितने पैसे डालो उतने डाल दो, रात तक वो तुम्हें सारे पैसे ख़त्म मिलेंगे। उस लेवल पे था मैं। एंड फिर एकदम से मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि यार आगे जाके जब पैसे कमाने पे बारी आएगी एंड जब खुद का मतलब घर वगैरह चलाना होगा तो यार ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जब खुद की जिम्मेदारी आएगी पैसों की, तो तब से मैंने सॉर्ट ऑफ शुरू करा था ये समझना कि हम पैसे को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद काफ़ी सारी किताबें पढ़ी, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड हो गई या फिर रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। मैं वैसे बुक्स रिकमेंड करना मेरा मकसद है नहीं, बट ये 2 किताबें ऐसी हैं कि तुम पढ़ो, ठीक है। ये तुम्हें मनी के बारे में जो है ना बहुत फंडामेंटल एंड बेसिक चीज़ें ज़रूर बताएंगी जो तुम्हें आगे जाके थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, मेरा मानना है, ठीक है। बाकी तो किताबें इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मेरे को पढ़नी है, बहुत मोटी किताब है, उसको देख के आलस आता है। तो खैर ये कॉन्टेक्स्ट था। तो अब बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की। देखो, पर्सनल फाइनेंस लाइफ में ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली अगर तुम मेरे जैसे इंसान हो जिसके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं एंड उसको उसी रिसोर्स में अपना फ्यूचर भी देखना है और उसी रिसोर्स में अपना अभी का वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन करना है। तो अगर तुम मेरे जैसे इंसान हो तो तुम्हारे लिए तो फाइनेंसिंग, पर्सनल फाइनेंसिंग बहुत बहुत क्रूशियल हो जाती है, ठीक है। पर्सनल बजटिंग कह लो, फाइनेंसिंग कह लो, कुछ भी कह लो, तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाती है। अभी मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोग उस स्टेज पे जिस स्टेज पे मैं था जब मैंने ये अपना जर्नी स्टार्ट की थी, ठीक है। एंड उसको अगर मैं अच्छे से डिफ़ाइन करूँ, वो स्टेज क्या है? वो स्टेज ऐसी है कि तुम्हारे पास हर महीने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट आता है और महीने के एंड तक या महीने के एंड होने से पहले ही वो अमाउंट ख़त्म होता हुआ दिख जाता है बिल्कुल। एंड तुम्हें कोई आइडिया नहीं वो पैसे कहाँ गए, ठीक है। सबसे पहली हैबिट हो सकती है कि तुम जो है ना डॉक्यूमेंटेशन शुरू करो। तुम अपने खर्चों को रिकॉर्ड करना शुरू करो। इन द सेंस कि तुम्हें नहीं, जैसे कि अभी बोला कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पैसे कहाँ चले जाते हैं। तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट आते हैं महीने के शुरू में एंड एंड तक वो पैसे गायब हो जाते हैं एंड तुम्हें नहीं पता कहाँ होते। तो सबसे पहली चीज़ जो तुम कर सकते हो उसको कंट्रोल में करने के लिए इज़ टू डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं करना है, बस हर रात सोने से पहले एक जगह कहीं पे लिख लो कि आज मेरे इतने पैसे इस जगह पे खर्च हुए। कोई खर्चे ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले महीने सिर्फ ऑब्जर्व करो कि तुम अपने पैसे कहाँ खर्च करते हो। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो सबसे बढ़िया टूल है जो मैं रिकमेंड करूँगा, दैट इज़ MS एक्सेल। एक्सेल जितना ज़्यादा हमने स्कूल में अवॉइड किया है ना, आगे जाके लाइफ में उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है वो। MS एक्सेल या फिर गूगल शीट्स। पहले मैं MS एक्सेल पे करता था, बट अब आई यूज़ गूगल शीट्स क्योंकि वो ऑनलाइन रहती है। तो फिर मैं उसको साइमल्टेनियसली मोबाइल पे एक्सेस कर सकता हूँ, फिर अपने लैपटॉप पे एक्सेस कर सकता हूँ एंड इट जस्ट क्रिएट्स अ यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस ऑल माई डिवाइसेस। आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ जो तुम कर सकते हो, जब भी तुम कोई खर्चा करो या मतलब जब भी कोई तुम कुछ चीज़ लेने जाओ तो हमेशा अपने दिमाग में एक मेंटल टैली रखो। इस चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो तुम किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शॉपिंग करने जा रहे हो या तुम कपड़े लेने जा रहे हो, तो वाइल यू आर सेलेक्टिंग योर क्लोथ्स और द गुड्स दैट यू विल बी बाइंग, तुम सिर्फ सामान को अपने कार्ट में भरते मत रहो, ठीक है ना। एक मेंटल टैली भी रखो कि तुम कितने रुपए का सामान उस कार्ट के अंदर डाल रहे हो, ठीक है। जैसे 100 रुपये का ये डाल दिया, फिर 100 रुपये का वो डाल 200 रुपये। तो एक मेंटल टैली अगर तुम रखोगे ना, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि इससे जो है ना खर्चा कम होता है कि तुम इसमें अननेसेसरी कुछ चीज़ें जो है ना अवॉइड कर देते हो। तीसरी चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगा, डेट में पड़ना अवॉइड करो। क्रेडिट कार्ड सबसे कुत्ती चीज़ होती है। कोई रीज़न है बैंक्स क्रेडिट कार्ड्स को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं कि ये कैशबैक लो, वो कैशबैक लो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्रेडिट कार्ड से बैंक बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। अब क्रेडिट कार्ड एक ऐसा टूल है, उसको तुम अपने एडवांटेज में भी यूज़ कर सकते हो और उसको तुम बैंक के एडवांटेज में भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए पहली चीज़ है कि यू शुड अवॉइड फॉलिंग इनटू एनी काइंड ऑफ डेट।
उधार तो बिल्कुल अवॉइड करो। मैं उधार को इस तरह से देखता हूँ, अगर मैं आज किसी से कुछ उधार ले रहा हूँ तो इसको मैं इस तरह से लेता हूँ कि मैं अपने फ्यूचर सेल्फ से पैसे चुरा रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके मुझे वो पैसे देने पड़ेंगे उसको, है ना। तो और मुझे नहीं पता आगे जाके मेरे क्या खर्चे बढ़ जाएंगे। हो सकता है मेरे को कोई इमरजेंसी हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, मुझे घर जाना पड़ जाए, प्लेन की टिकट करवानी पड़े और उसमें पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। एंड तुम कैसे, जो पैसा तुमने अभी तक कमाया नहीं है वो तुम खर्च कैसे कर सकते हो, मतलब क्यों कर रहे हो। अगर तुम डेट में पढ़ो तो ये हो गया कि तुम क्रेडिट कार्ड को बैंक्स के लिए यूज़ कर रहे हो, लेकिन मैंने बोला कि तुम क्रेडिट कार्ड्स को इंटेलिजेंटली भी यूज़ कर सकते हो खुद के फेवर के लिए। वो तुम कैसे कर सकते हो कि देखो, जब क्रेडिट कार्ड्स होते हैं ना, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाओ, जैसे अमेज़ॉन वगैरह हो गया, तो अमेज़ॉन वगैरह पे बहुत सारे ऑफर्स चलते रहते हैं, जैसे नो कॉस्ट EMI हो गया या फिर कैशबैक हो गया, दुनिया भर के ऑफर्स होते हैं। उनको तुम अपने फेवर में यूज़ कर सकते हो। किस तरह से कि तुम सपोज़ करो, ठीक है, एक चीज़ है 1 लाख रुपए की जो मुझे ख़रीदनी है, उस चीज़ को ख़रीदने के लिए मेरे पास अभी 1 लाख रुपए हैं, लेकिन जब मैं अमेज़ॉन पे जाता हूँ तो वहाँ मेरे को एक ऑफ़र मिलता है नो कॉस्ट EMI का, 6 महीने की नो कॉस्ट EMI है 1 लाख रुपए की किसी चीज़ पे, ठीक है। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि जो 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, अब उसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो इंटरेस्ट नहीं है तो 1 लाख डिवाइड बाई 6, कुछ 16,500 रुपये की EMI बैठ गई महीने की। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें कि 1 लाख रुपए हैं, वो मेरे लिए 1 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, बट उसको मैं क्या करता हूँ कि 16,500 रुपये तो मैंने पहले महीने की EMI दे दी, बचे हुए पैसे को तुमने किसी फंड में इन्वेस्ट कर दिया। तुम उसमें से क्या करो, म्यूचुअल फंड के अंदर तुमने बचे हुए पैसे डाले, ठीक है, और हर महीने 16,500 रुपये निकाल के उसमें से डालते रहो। एंड ट्रस्ट मी, एट दी एंड तुम्हारे इस म्यूचुअल फंड के अंदर आराम से 2-3 हज़ार रुपये बन जाएंगे। तो इसको तुमने एक तरह से अपने एडवांटेज में यूज़ किया, ठीक है। जितने पैसे भी तुम्हारे पास हैं क्रेडिट कार्ड से भी उतने की ही शॉपिंग करो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड को बस ऑफर्स के लिए तुम यूज़ करो, डेट के लिए तो करो ही मत भाई, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे जो इंटरेस्ट लगते हैं ना, वो बाप रे बाप। पहले महीने तो क्रेडिट कार्ड तुम्हारा दोस्त होता है, लेकिन अगर तुम पहले महीने की पेमेंट मिस कर दो ना, क्रेडिट कार्ड तुम्हारा दुश्मन बन सकता है। 4th थिंग दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर फाइनेंशियल जर्नी, जो कि मैंने अडॉप्ट की है इस वाली किताब में से, रिच डैड पुअर डैड में से, दैट इज़ कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। जैसे ही तुम्हारे पास कोई इनकम आती है, उस इनकम में से कुछ स्पेसिफिक पार्ट उठा के साइड में रख दो कि भाई ये पैसे तो खर्च करने ही नहीं है। वो किसके लिए रख रहे हो, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए रख रहे हो, कोई इमरजेंसी आ गई उसके लिए रख रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि यार आज तुम्हारे पास इनकम है, कल तुम्हारे पास इनकम ना हो। मैं रिकमेंड करता हूँ कि यू शुड कीप असाइड एटलीस्ट 30% ऑफ योर इनकम। 30% रखना चाहिए। अभी जो 30% हमने साइड में उठा के रखा है, इसको किस तरह से हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से इस अमाउंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, एंड व्हाट आर इक्विटी फंड्स एंड व्हाट आर डेट फंड्स, ये सब अगली वीडियो के टॉपिक्स हैं, वो हम बाद में देखेंगे। बट गिवन कि तुम 70% में अपना आराम से खर्चा निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी कटिंग तो करनी पड़ेगी। अब 30% अगर तुम बचा रहे हो तो 30% कहीं से तो आएंगे, थोड़ी सी कटिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन फंडामेंटल बेसिक कटिंग नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा रेंट जाना चाहिए, तुम्हारी दोस्तों के साथ घूमने के भी पैसे होने चाहिए, मतलब महीने की 2 या 3 आउटिंग के तो पैसे होने ही चाहिए तुम्हारे पास, मूवीज़ वगैरह के। ज़रूरी है भाई, लाइफ में नहीं करोगे ना पक जाओगे, ठीक है ना। कोई फ़ायदा नहीं है पैसे बचाने का अगर तुम आज जिंदा नहीं हो। अभी के लिए जो लास्ट चीज़ है, 5वीं चीज़, दैट इज़ डिफाइन बकेट्स। डिफाइन बकेट से मेरा मतलब ये है कि देखो तुम्हारे जो खर्चे होते हैं ना महीने के, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। जैसे फूड हो गया, रेंट हो गई, ट्रैवल हो गया, अम्यूज़मेंट हो गया, अम्यूज़मेंट बोले तो फन, और क्या खर्चे होते हैं, और मेडिकल के खर्चे हुए। तो ये जो कैटेगरीज़ है ना, ये जो कैटेगरीज़ है, इनको मैं बकेट्स बोलता हूँ। फूड एक बकेट है, रेंट एक बकेट है, ये सारे बकेट्स हैं। जो तुम्हारे पास इनकम आ रही है उसमें से कोई स्पेसिफिक अमाउंट हर बकेट के लिए डालो कि मेरा महीने बजट सिंपल बजट कि महीने के 6,000 रुपये फूड के लिए हो गए, 2,000 रुपये मेडिकल के लिए हो गए, ठीक है, ज़रूरत पड़ सकती है। 6,000 रुपये फूड के, 2,000 रुपये मेडिकल के, और 7-8 हज़ार रुपये रेंट के, जो भी तुम्हारा मतलब चीज़ें हैं। और ये फूड के 6,000 रुपये तुम कहाँ से निकालोगे, जो पहला पॉइंट था डॉक्यूमेंटेशन से। तुम डॉक्यूमेंटेशन में जब ऑब्जर्व करोगे कि तुम्हें एक्चुअल में कितना तुम्हारा खर्चा होता है फूड पे, कितने की ज़रूरत है, उस अमाउंट को तुम बकेट में डाल दो। एंड जब तुमने जो बकेट डाली, सपोज करो 6,000 रुपये फूड के बकेट में डाले, कैलकुलेट करो कि तुम रोज़ कितना खर्च कर सकते हो। रोज़ के 200 रुपये आ रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोज़ के तुम्हें 200 रुपये स्पेंड करने हैं, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि तुम्हें 6,000 रुपये ही खर्च करने हैं फूड में। कभी हो सकता है कि तुम्हारा खर्चा ज़्यादा हो जाए,
कभी हो सकता है खर्चा कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे मेंटली बैकग्राउंड में चलता रहेगा कि खाने का खर्चा 200 रुपये तक करना है, तो काफ़ी चीज़ें जो है ना, काफ़ी अननेसेसरी एक्सपेंसेस तुम खुद ही कट कर दो, ठीक है ना। आधे खर्चे हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम खर्चा कर रहे हैं या इस चीज़ को ख़रीदने से हमें कितना खर्चा हो रहा है। आधे खर्चे हमारे अनकॉन्शियसली ही होते हैं, तो अगर तुम उसमें अपने कॉन्शियस ब्रेन को घुसा दोगे ना, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ये थी कुछ फंडामेंटल हैबिट्स जो स्टार्ट करती हैं, जो नींव रखती हैं, श्री गणेश करती हैं तुम्हारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जर्नी का। इनको मतलब अच्छे से दिमाग में आने दो, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कल्चर डालना शुरू करो, धीरे धीरे लाइफ में चेंजेस लाओ। डॉक्यूमेंटेशन से शुरू करो, बेसिक वही है, वहाँ से शुरू करो एंड धीरे धीरे इनको अपनी लाइफ में लेके आओ। फिर आगे जाके मैं इस टॉपिक पर और वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक मेरी पर्सनल फेवरेट चॉइस है, ठीक है। जब चैनल बनाया था मेरा मकसद यही था कि मेरे को फाइनेंस के बारे में बताना है। एंड जैसे कि आज की वीडियो से क्लियर है कि मैं इस चैनल पे वो वीडियोस डालता हूँ जो मेरी एज के बच्चों को इंडिपेंडेंट बनने में हेल्प करें। मैं लाइफ में जैसे चीज़ें सीखता हूँ वैसे मैं शेयर करता जाता हूँ। एंड इंस्टाग्राम पे तुम मेरे को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं वहीं से ज़्यादातर वीडियोज़ के आइडियाज़ लेता हूँ। एंड चलो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।